मैं आपको एक काम की बात बताने वाला हूँ। अगर आप ख़ासकर स्ट्रेस फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं या प्रोटियोमिक्स या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं या और जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ पढ़ रहे हैं, तो ये टॉपिक जो है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो ये हेवी मेटल स्ट्रेस के बारे में है कि हेवी मेटल जो है वो क्या करता है जब प्लांट एक जगह पर हो और हेवी मेटल वहाँ पाए जाते हो। तो आपको पता है कि सबसे पहला रूट जो है वो इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि प्लांट अपना खुराक या अपना जो न्यूट्रिएंट्स है, ये वाटर वाटर है, वो साइल से लेता है। ठीक है, तो साइल में अगर हेवी मेटल प्रेजेंट है तो ये हेवी मेटल्स अंदर रूट में जाएंगे और रूट में जो है अपना वो करेंगे, टॉक्सिक इफेक्ट जो है उधर शो करेंगे। तो रूट जो है वो पहले वो उसकी ग्रोथ कैसी होती है, वो दो प्रोसेस से होती है। एक तो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन से सेल ज़्यादा होते हैं, फिर दूसरा सेल एलांगेशन है। तो इन दो चीज़ों से सेल की ग्रोथ होती है। तो ये जो हेवी मेटल्स है ना, तो ये वही दो चीज़ों को, सेल एलांगेशन को और सेल डिवीजन को, इसको इफ़ेक्ट करते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। वो हम अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह वो इफ़ेक्ट करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक स्टडी है उसमें कैडमियम पर वो काम किया गया है ना, कि कैडमियम किस तरह इफ़ेक्ट करता है सेल को, सेल डिवीजन को, सेल एलांगेशन को। तो सेल साइकिल तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेल साइकिल में क्या होता है। बेसिकली 4 फेजेस होते हैं मेजरली। एक तो G1 फेज़ है, S फेज़ है, G2 फेज़ है और फिर M फेज़ है। तो ये रेप्लिकेशन के लिए मटेरियल सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, फिर जो दूसरा एस पेज है तो उसमें डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाती है। और जो तीसरा पेज है वो G2 पेज है, तो उसमें सेल डिवीजन के लिए मटेरियल जो है सिंथेसाइज होती है और सेल अपने आप को तैयार करता है सेल डिवीजन के लिए। और फिर चौथा जो है एम फेज़ है, तो एम फेज़ में फिर सेल डिवाइड हो जाता है। अब G1 पेज से G2 पेज तक, एस पेज तक जाने के लिए G1 पेज से जिस जहाँ डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, एस पेज तक जाने के लिए जहाँ सेल डीएनए जो है वो रेप्लिकेट हो जाता है। ठीक है, एक में प्रोसेस कंटिन्यू होती है और दूसरे में जो है फिर रेप्लिकेट हो जाती है डीएनए। तो G1 पेज से एस पेज तक जाने के लिए एक प्रोटीन रिक्वायर होगा। एक प्रोटीन है जिसको हम गेटकीपर्स कहते हैं, उसका नाम है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। ओके, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये नाम से ज़ाहिर है गेटकीपर। ये G1 पेज से G2 पेज तक जो ट्रांजिशन है या एंट्री है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, उसको ट्रांजिशन को जो है वो कंट्रोल करता है। अगर ये ज़्यादा मकदार में मौजूद है तो G1 पेज से G2 पेज तक जाएगा। जो सेल डिवीजन है, सेल साइकिल है, वो G1 पेज से G2 पेज तक जाएगा। अगर ये ज़्यादा मकदार में मौजूद नहीं है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, ये प्रोटीन, तो फिर जो है वो फंक्शन जो है डिस्टर्ब होगा। ये जो कैडमियम है ना, कैडमियम, ये स्टडी है, एक स्टडी इस पर की गई है कि कैडमियम जब ज़्यादा मकदार में होता है रूट में, तो ये इस साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस के मकदार को कम करता है। इसको ज़्यादातर प्रोटीन्स है, तो ये जो हेवी मेटल्स है, ये सल्फाइड ग्रुप्स के साथ या प्रोटीन्स के अदर ग्रुप्स के साथ जो है वो बॉन्ड होता है, तो इसके कन्फिग्रेशन चेंज करके फिर वो प्रोटीन अपना फंक्शन नहीं करता। ठीक है, तो इस वजह से साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस की मकदार कम हो जाती है। जब कम हो जाती है तो इरेगुलेशन आती है। तो इस इरेगुलेशन की वजह से G1 पेज से G2 पेज तक ये सेल साइकिल वो आगे नहीं जाता। और फिर सेल डिवीजन डिस्टर्ब होगी। तो सेल डिवीजन डिस्टर्ब होगी तो रूट जो है वो अ, अच्छे से ग्रो नहीं होंगे। तो एक तो ये वजह है कि G1 पेज से G2 पेज तक ट्रांजिशन जो है ये इस हेवी मेटल्स की वजह से वो इफ़ेक्ट होती है। ये जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन है, इसके मकदार को कम करके। फिर अगर समहाउ चला भी गया ये G1 पेज से एस पेज तक, तो फिर ये जो डीएनए की रिप्लिकेशन है, ये कैडमियम ये रोक लेती है। और दूसरी बात यह है कि जब हेवी मेटल्स ज़्यादा होंगे प्लांट की राइजोस्फीयर में, तो आरओएस बनते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनती है ना। तो वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ भी ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो प्रोटीन है इसके साथ बाइंड होकर इसके मकदार को कम करता है। तो इस वजह से G1 पेज से G2 पेज तक जाना मुश्किल हो जाता है।